हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी ये विचार मन में आया है कि सांपों के पैर आखिर कहाँ गायब हो गए, या फिर अचानक किसी जीव का डीएनए खुद को बदलकर एक नया प्लॉट ट्विस्ट कैसे ले आता है? हाँ, मतलब ये सब सुनने में किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर विज्ञान विषय के इन्हीं रहस्यों को खोलने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस राजन सीरीज 2026 के मुख्य तथ्यों पर रहेगा। और ध्यान रहे, ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम लेक्चर है। जो भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यहाँ उम्मत तथ्यों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा। बल्कि हम उनके पीछे के विज्ञान को खींचकर बाहर निकालेंगे। सिर्फ परिभाषाएं याद कर लेना तो काफी नहीं होता ना। एकदम सही बात है। जब तक हम ये नहीं समझते कि चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, तब तक परीक्षा में थोड़ा सा भी घुमावदार प्रश्न आने पर गलती हो जाती है। तो चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, जीवन का आधार, जेनेटिक्स और हमारी खाद्य श्रृंखला। अक्सर जब हम किसी थ्रिलर फिल्म को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल सीधी चल रही होती है और अचानक से एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है। हाँ, जिससे आगे की पूरी कहानी बदल जाती है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि जीवन के विकास में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पीढ़ियों से सब कुछ एक जैसा चल रहा होता है और अचानक किसी जीव में कोई नया बदलाव आ जाता है। आखिर विज्ञान की भाषा में ये जैविक प्लॉट ट्विस्ट क्या है? ये प्लॉट ट्विस्ट वाली एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। विज्ञान में इस अचानक आने वाले बदलाव को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, म्यूटेशन। हाँ, दरअसल हमारे शरीर का एक मास्टर ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। इस डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं जो हमारे हर लक्षण को तय करते हैं। तो जब इनमें कोई बदलाव आता है तो उत्परिवर्तन होता है? बिल्कुल। जब इस जीन के स्ट्रक्चर में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है, जैसे किसी किताब की स्पेलिंग अचानक बदल जाए, तो उत्परिवर्तन होता है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपनी क्लास में स्पष्ट किया है, ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है। वेटन, ये बहुत अचानक होता है। हाँ, ये एक अचानक होने वाली घटना है जो आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो सकती है। इसका मतलब है कि डीएनए का वो कोड एक ही झटके में खुद को रीराइट कर लेता है। लेकिन यहाँ एक उलझन होती है। ये तो हुई एक अकेले जीव के अंदर के सूक्ष्म स्तर की बात। हाँ। अगर इस डीएनए और जीव को एक बड़े एनवायरनमेंट में देखा जाए तो ये सभी जीव एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? एक जीव का अस्तित्व दूसरे पर कैसे निर्भर करता है? और यहीं से शुरुआत होती है हमारे इकोसिस्टम के सबसे बड़े नियम की, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। कोई भी जीव अकेला नहीं जी सकता, उसे ऊर्जा चाहिए। तो ये श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है ना? एकदम सही। ये पूरी श्रृंखला फ्लो ऑफ एनर्जी को दर्शाती है। शिवांश मिश्रा सर के अनुसार इस ऊर्जा प्रवाह को हम 4 स्पष्ट स्तरों में समझ सकते हैं। सबसे पहला और मूल स्तर है उत्पादक या प्रोड्यूसर। उत्पादक का मतलब सीधे तौर पर हरे पेड़ पौधे हुए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो किसी और को नहीं खाते, बल्कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊर्जा को पकड़कर प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बनाते हैं। सही पकड़ा। पौधे इस पूरे इकोसिस्टम की नींव है। अगर उत्पादक ना हो तो पूरी खाद्य श्रृंखला वहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है दूसरा स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ, ये वो शाकाहारी जीव हैं जो अपने पोषण के लिए पूरी तरह से पौधों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए एक चूहा जो अनाज या पौधों की पत्तियां खाता है। तो ऊर्जा सूर्य से पौधों में आई। हाँ। और पौधों से उस चूहे में चली गई। हाँ। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। हाँ। उस चूहे का भी तो कोई शिकार करेगा ना? बिल्कुल करेगा। वहां एंट्री होती है तीसरे स्तर की, द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। ये मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे एक सांप जो उस चूहे को अपने शिकार बनाता है। अच्छा। और अंत में आता है चौथा स्तर, तृतीयक उपभोक्ता, जैसे कि एक बाज जो आसमान से झपट मारकर उस सांप को खा जाता है। यह क्रम सच में दिलचस्प है। सूर्य की ऊर्जा पौधों में, वहां से चूहे में, फिर सांप में और आखिर में बाज में। हाँ, यही नियम है। लेकिन विद्यार्थियों को यह समझना जरूरी है कि इसमें ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। बाज की ऊर्जा वापस सूर्य में नहीं जा सकती। सही कहा आपने। और दूसरी बात, हर स्तर पर ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा जीव अपनी दिनचर्या में खर्च कर देता है। इसलिए आगे वाले स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है ना? यही वजह है कि एक इकोसिस्टम में पौधों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और बाज जैसे शिकारियों की संख्या सबसे कम। खाद्य श्रृंखला का ये संतुलन ही पृथ्वी पर जीवन को बनाए हुए है। ये संतुलन सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन वास्तव में जंगल का नियम बड़ा कठोर है। हर कोई एक दूसरे को खाने की होड़ में है। बेशक, अगर पर्यावरण इतना कड़ी चुनौती देता है तो मेरे दिमाग में एक चैलेंजिंग सवाल आता है। क्या जीव अपनी रोजमर्रा की आदतों से अपना विकास तय करते हैं, या फिर नेचर यानी प्रकृति पहले से ही सबसे ताकतवर को चुन लेती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। उदाहरण के लिए हमने शुरुआत में सांपों की बात की थी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सांपों के पैर होते थे।
तो क्या उन्होंने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया इसलिए वो गायब हो गए? अच्छा। अगर ये सच है तो अगर मैं आज से रोज जिम जाना शुरू कर दूं और बढ़िया बॉडी बना लूं तो क्या मेरी आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिकली मस्कुलर पैदा होगी? ये तो लॉजिकली थोड़ा गलत लगता है मुझे। अरे, आपने तो विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा और रोमांचक विवाद छेड़ दिया। ये जो जिम वाला उदाहरण आपने दिया, यही दरअसल लमार्कवाद की सबसे बड़ी आलोचना का कारण बना था। अच्छा। हाँ, यहाँ हम विकासवाद यानी एवोल्यूशन के दो सबसे मुख्य सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं, जिसे शिवांश मिश्रा सर ने अपनी क्लास में बहुत ही गहराई से विश्लेषित किया है। पहला सिद्धांत है जॉन बाप्तीस्ट लमार्क का। तो लमार्क का क्या तर्क था इस विषय पर? लमार्क का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाता है। उनका मानना था कि एक जीव अपनी जीवन काल में जिस भी अंग का ज्यादा उपयोग करता है वो अंग विकसित हो जाता है, और जिसका उपयोग नहीं करता? जिसका उपयोग कम करता है वो अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। उनके हिसाब से सांप झाड़ियों में रेंगते थे जहां उनके पैरों का कोई काम नहीं था, इसलिए कम उपयोग के कारण कई पीढ़ियों बाद उनके पैर गायब हो गए। यानी उनका मानना था कि जीव अपनी आदतों से जो बदलाव लाते हैं वो उनकी संतान में ट्रांसफर हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने अभी जिम वाले उदाहरण से समझा, एक बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी बिल्डर पैदा नहीं होता। मतलब आदतों से जेनेटिक्स इतनी आसानी से नहीं बदलते। इसी खामी की वजह से चार्ल्स डार्विन को आना पड़ा होगा। एकदम सही। डार्विन का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओह, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, डार्विन ने कहा कि जीव अपनी आदतों से विकास तय नहीं करते, बल्कि प्रकृति एक परीक्षक की तरह है। जीवन के इस कठोर संघर्ष में वही जीव जीवित बचेगा जो अपने वातावरण के सबसे अनुकूल होगा। इसका मतलब प्रकृति ने उन सांपों को चुना जो बिना पैरों के मिट्टी और झाड़ियों में तेजी से निकल सकते थे। सही समझे। जिनके पैर थे वो शिकार करने या बचने में पिछड़ गए और खत्म हो गए। यानी प्रकृति सिर्फ सर्वश्रेष्ठ को चुनती है। डार्विन के अनुसार यही सच है। एक ही प्रजाति में अलग अलग वेरिएशंस पैदा होते हैं और जो वेरिएशन एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे मजबूत होता है, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है। बाकी सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। अब अगर हम डार्विन के इस सर्वाइवल वाले कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ें और आज के आधुनिक मानव पर ध्यान दें, तो हम जंगल में तो नहीं लड़ रहे। हाँ, वहां तो नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारी लड़ाई हमारे शरीर के अंदर चल रही है। आज के मानव के सर्वाइवल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पोषण और बीमारियों से बचाव। ये एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। मानव शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए पोषण एक अनिवार्य शर्त है। अगर पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर का इम्यून सिस्टम टूट जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से पोषण के चैप्टर में एक चीज जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है विटामिन की कैटेगरी। हाँ, वो घुलनशील वाला टॉपिक। बिल्कुल। कौन सा विटामिन पानी में घुलता है और कौन सा फैट्स यानी वसा में, एग्जाम के प्रेशर में अक्सर इसका उल्टा जवाब लिख दिया जाता है। क्या इस लॉजिक को हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने का कोई आसान तरीका है? एग्जाम के दौरान होने वाले इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल और मजेदार ट्रिक है। आसानी से याद रखने के लिए सिर्फ एक शब्द दिमाग में रखिए, केडा। वेट, कीड़ा? यानी कीड़ा। हाँ, कीड़ा। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो क्या ये चारों फैट यानी वसा में घुलनशील हैं? बिल्कुल। ये चारों विटामिन्स वसा में घुलकर हमारे लिवर और फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। इन्हें हर रोज लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, समझ गया। और जब कीड़ा वसा में घुल गया तो बचे हुए विटामिन्स यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। ये हमारे मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें रोजाना आहार में शामिल करना आवश्यक है। ये तो सच में ऐसी ट्रिक है जो भूलने पर भी नहीं भूलेगी। लेकिन पोषण का मतलब सिर्फ विटामिन्स नहीं होता, प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है ना? बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कई बार शरीर का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। हाँ, इनकी कमी से होने वाले दो मुख्य रोग परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मेरास्मस और क्वाशोरकॉर। इन दोनों में मूल अंतर क्या है? ये आखिर बच्चों पर असर कैसे करते हैं? देखिए, मेरास्मस आमतौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, जहाँ शरीर एकदम सूख जाता है, हड्डियां दिखने लगती हैं क्योंकि मसल्स पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं। ओह, और दूसरा वाला? वहीं क्वाशोरकॉर में बच्चे का पेट बाहर की तरफ फूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन की कमी से शरीर के टिश्यूज में पानी भरने लगता है। दोनों ही स्थितियों में शरीर का पूरा विकास ठप पड़ जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। और अगर हम विटामिन सी की तरफ वापस जाएं, जी, जो जल में घुलनशील है, जी, उसकी कमी से क्या समस्या होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इस बीमारी में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज कमजोर पड़ जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं आमतौर पर? इसका सबसे प्राथमिक लक्षण है मसूड़ों से रक्त आना और घाव का जल्दी न भरना।
यही कारण है कि खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला और संतरा हमारी डाइट में जरूरी हैं। पोषण की कमी तो हमारी अंदरूनी चुनौती है। जी। लेकिन बाहरी हमलों का क्या? आजकल के दौर में बाहरी वायरस ने पूरी दुनिया का हाल बेहाल कर दिया है। सही कहा आपने। इन बीमारियों को पहचानना और टेस्ट करना विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिसीजेस हमारे सेल्स को हाईजैक कर लेते हैं। इसके मुख्य उदाहरण है कोविड-19 जो कोरोना वायरस से होता है, एड्स जो HIV वायरस के कारण होता है, और पोलियो। यानी ये सब वायरस से फैलते हैं? हाँ, ये सभी वायरस से फैलते हैं और सीधे हमारे इम्यून या नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं। पर जहां तक परीक्षा के प्रश्नों की बात है, वहां अक्सर वो प्रश्न आते हैं जो सीधे नहीं होते। एक ऑड वन आउट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन वायरस से नहीं फैलता। वहां क्या करें? उस स्थिति में सबसे बड़ा अपवाद सामने आता है हैजा यानी कॉलेरा। अक्सर इसे भी लोग वायरल इन्फेक्शन समझ लेते हैं क्योंकि ये भी तेजी से फैलता है। तो क्या ये वायरस से नहीं फैलता? नहीं, हैजा एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोग है। ये विब्रियो कॉलेराए नामक बैक्टीरिया से होता है जो मुख्य रूप से दूषित जल के पीने से फैलता है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर अक्सर कहते हैं, ऐसी छोटी छोटी एक्सेप्शंस ही टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का अंतर तय करती हैं। ये एक बहुत मूल्यवान पॉइंट था। अब बीमारियां हो तो गई, पर इन्हें मापने और पकड़ने के लिए विज्ञान ने कुछ विशेष उपकरण और टेस्ट बनाए हैं। जैसे हमारे खून का दबाव, मेरा मतलब है ब्लड प्रेशर। हाँ, खून का दबाव मापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल होता है उसे स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। ये वही आम मशीन है जिसमें पंप दबाकर डॉक्टर हमारे हाथ का दबाव चेक करते हैं। नाम उच्चारण में थोड़ा जटिल है, स्फिग्मोनोमीटर, पर एग्जाम के लिए रख लेना चाहिए। और एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एड्स रोग का पता लगाने के लिए सबसे प्रामाणिक और शुरुआती टेस्ट LICH टेस्ट होता है। ये टेस्ट हमारे खून में उन एंटीबॉडीज को खोजता है जो HIV वायरस के खिलाफ बनती हैं। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, चाहे पोषण पहुंचना हो, वायरस का हमला हो या बीमारी का टेस्ट करना हो, हर चीज घूम फिर कर एक ही जगह आती है, और वो है हमारा रक्त यानी ब्लड। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। खून मुझे हमारी शरीर का एक मास्टर डैशबोर्ड लगता है। जैसे कार का डैशबोर्ड बताता है कि गाड़ी में क्या चल रहा है ना। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। रक्त हमारे शरीर का मास्टर डैशबोर्ड इसलिए है क्योंकि इसका काम सिर्फ बहना नहीं है, ये एक डिलीवरी बॉय की तरह हर सेल तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। और वेस्ट भी तो उठाता होगा। हाँ, वहां से वेस्ट मटेरियल उठाता है और साथ ही व्हाइट ब्लड सेल्स के रूप में वायरस से लड़ने वाली फौज को भी वहां भेजता है। अब एक ऐसी घटना की कल्पना करते हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है। मान लीजिए एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, एक व्यक्ति अस्पताल में है जिसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। उसका ब्लड ग्रुप चेक करने का न समय है न व्यवस्था। ऐसी आपातकालीन स्थिति में बिना जांचे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है? ऐसी इमरजेंसी में डॉक्टर्स सीधे O ब्लड ग्रुप का चुनाव करते हैं। O ब्लड ग्रुप, ऐसा क्यों? B एंटीजन्स नहीं होते, इसलिए लेने वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इसे बाहरी दुश्मन नहीं समझता और अटैक नहीं करता। इसी वजह से O ग्रुप को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसे किसी को भी दिया जा सकता है। तो अगर O सबको दे सकता है, तो इसका उल्टा भी तो कोई होगा जो किसी का भी खून ले सके और उसका शरीर रिजेक्ट ना करे? हाँ, उसे हम सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, और वो है AB ब्लड ग्रुप। AB वाले व्यक्ति के खून में A और B के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। यानी उन्हें कोई भी ब्लड दो, चल जाएगा? बिल्कुल, चाहे उन्हें A, B, AB या O ग्रुप दिया जाए, उनका शरीर सबको स्वीकार कर लेता है। ये सच में शरीर की एक हैरानअंगेज व्यवस्था है। पर इतना महत्वपूर्ण खून ब्लड बैंक में स्टोर कैसे होता है? उसे कितने टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए ताकि वो खराब ना हो? खून देखिए एक लिविंग टिश्यू है। इसे सुरक्षित रखने के लिए ब्लड बैंक्स में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। सिर्फ 4 डिग्री पर? हाँ, इस ठंडे तापमान पर रखने का कारण ये है कि सेल का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और किसी भी बैक्टीरिया के पनपने का खतरा खत्म हो जाता है। समझ गया। पर रक्त प्रणाली इतनी आश्चर्यजनक होने के बावजूद कई बार जेनेटिक रूप से दोषपूर्ण भी हो सकती है। एग्जाम में अक्सर 2 नामों के बीच बहुत कंफ्यूजन होता है, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। इन दोनों का अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? इन्हें ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, पर इनके असर बिल्कुल अलग है। यहाँ भी मैं शिवांश मिश्रा सर की क्लास का रेफरेंस देना चाहूंगी, जहाँ उन्होंने इसे बहुत सरलता से समझाया था। अच्छा, उन्होंने क्या बताया था इस बारे में? उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया में समस्या हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs के साथ होती है। आमतौर पर एक स्वस्थ RBC की उम्र 120 दिन होती है। लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता है? इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति में ये कोशिकाएं बहुत जल्दी नष्ट होने लगती हैं, जिससे शरीर में भयंकर खून और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
और व्यक्ति को बार बार नया खून चढ़वाना पड़ता है। और इसके मुकाबले हीमोफीलिया क्या है फिर? हीमोफीलिया में आरबीसीज ठीक होती हैं, लेकिन खून जमने यानी क्लॉटिंग की प्रक्रिया फेल हो जाती है। जब हमें चोट लगती है तो खून का थक्का बनता है और खून बहना रुक जाता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन हीमोफीलिया के मरीज में वो थक्का बहुत धीमा बनता है या बनता ही नहीं। इसका असर ये है कि एक छोटी सी चोट से भी लगातार खून बह सकता है, जो जानलेवा साबित होता है। बाप रे, इन सभी बातों को समझकर एक अजीब सा एहसास होता है, हमारा शरीर कितना कॉम्प्लिकेटेड और प्रिसाइज है। लेकिन चाहे वो जेनेटिक्स हो, फूड चेन हो या ब्लड, आखिर में ये सभी परमाणु और ऊर्जा से बने हैं। सही कहा आपने। तो बायोलॉजी के इस क्षेत्र से बाहर निकलते हुए अब चलते हैं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के उन बुनियादी नियमों की ओर जो इन सब को नियंत्रित करते हैं। हाँ, विज्ञान का ये पहलू दरअसल उस पूरे यूनिवर्स की नियम बताता है जिसमें हमारी बायोलॉजी भी शामिल है। रसायन विज्ञान में तत्वों का व्यवहार समझना सबसे जरूरी है। केमिस्ट्री में एक तत्व के बारे में अक्सर पूछा जाता है जो बिल्कुल एक डबल एजेंट की तरह बिहेव करता है। डबल एजेंट? वो कैसे? जैसे एक स्पाई दो अलग अलग देशों के लोगों के सामने अपना रूप बदल लेता है, वैसे ही कुछ तत्व आम स्थिति में अलग और विशेष स्थिति में अलग व्यवहार करते हैं। यानी कभी धातु और कभी अधातु। ये आखिर क्या है? ओह, अब मैं समझी। आप जिन तत्वों की बात कर रहे हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। और आपका डबल एजेंट वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। परीक्षा में इसका सबसे प्रमुख उदाहरण पूछा जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक में ये दोनों गुण होते हैं। हाँ, इसके अंदर दोनों के गुण छुपे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, लोहा या सोना शुद्ध धातु है जो बिजली पास करते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक अधातु है। लेकिन आर्सेनिक इन दोनों के बीच की कड़ी है। यानी ये दोनों रूप ले सकता है। बिल्कुल। कुछ कंडीशंस में ये नॉन मेटल की तरह फ्रेजाइल होता है, पर तापमान बदलने पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, यानी मेटल बन जाता है। केमिस्ट्री का डबल एजेंट आर्सेनिक। एक और टॉपिक जो केमिस्ट्री में मार्क्स दिलाता है वो है अयस्क यानी ओर और उनसे निकलने वाली धातुएं। परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अयस्क कौन सा है? सिनेबार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। सिनेबार दरअसल पारा यानी मर्क्यूरी का अयस्क है। पारा तो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना? सही कहा। पारा अपने आप में एक असाधारण धातु है, क्योंकि ये अकेली ऐसी मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। इसी खूबी की वजह से इसका उपयोग थर्मोमीटर में किया जाता है। धातुओं के मिश्रण यानी एलॉयज की बात करें तो पीतल यानी ब्रास किस चीज से बनता है? पीतल एक मिश्र धातु है जिसे दो धातुओं को पिघलाकर मिलाया जाता है, तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी जिंक। और कैलामाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये वही कैलामाइन है ना जो हम स्किन एलर्जीज और लोशंस में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। कैलामाइन का रासायनिक सूत्र ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट है। इसे याद रखना बहुत अनिवार्य है। रसायन विज्ञान बिना आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के पूरा नहीं हो सकता। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर तत्वों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? आवर्त सारणी के नियम अनुसार जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो दो मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति यानी एल्कलाइन नेचर घटने लगती है। और दूसरा, उनकी धन विद्युत प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी घट जाती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रेंड है जो सीधे तौर पर MCQ प्रश्नों में आता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आधार तो मिल गया, पर इन सबको चलाने वाली ऊर्जा और बल के नियम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में छुपे हैं। अगर हम चुंबकत्व से शुरू करें तो एक बुनियादी तथ्य क्या है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है? विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि चुंबक सभी धातुओं पर काम नहीं करता है। ये केवल लोहे जैसी चुंबकीय सामग्रियों को ही आकर्षित करता है। यानी हर चीज नहीं चिपकेगी? नहीं। अगर आप किसी चुंबक को लोहे के बुरादे के पास लाएंगे तो वो बिल्कुल उससे चिपक जाएगा, लेकिन लकड़ी, कांच या यहाँ तक कि तांबे और एल्यूमिनियम पर इसका कोई असर नहीं होता। अब अगर हम बिजली पैदा करने वाले विद्युत सेल्स की बात करें तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में बड़ा अंतर बताया जाता है। इसे आसानी से कैसे समझे? इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो सेल आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जैसे घड़ी और रिमोट के सेल, वे प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल होते हैं। लिक्लांचे सेल, डैनियल सेल और वोल्ट सेल इसके उदाहरण हैं। तो फिर सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? सीसा संचायक सेल यानी लीड एक्यूमुलेटर, जो कार के बैटरी और इन्वर्टर में लगता है। उसकी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, इसलिए ये एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल है। समझ गया। अब देखिए, फिजिक्स तो बिन फॉर्मूलाज के अधूरा है। विद्यार्थियों को कौन से दो सूत्र एकदम रटे होने चाहिए? पहला है कार्य यानी वर्क का सूत्र, W बराबर F/D, जिसका मतलब है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इसका विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। कैसे? अगर आप दिन भर एक दीवार को धक्का मारते रहें और दीवार अपनी जगह से ना हिले
तो फिजिक्स की भाषा में आपने 0 काम किया है, क्योंकि वहां विस्थापन नहीं हुआ। अरे वाह, यानी सारी मेहनत बेकार। और दूसरा सूत्र? दूसरा सूत्र है विद्युत धारा यानी करंट का I बराबर QT, यानी विद्युत धारा बराबर एकांक आवेश बटा समय, यानी किसी समय में कितना चार्ज बहा वही करंट तय करता है। पर इन सभी कार्यों को करने के लिए, चाहे दीवार को धक्का मारना हो या वायर में करंट फ्लो होना हो, हमें चाहिए ऊर्जा। एकदम सही। ऊर्जा की सीधी सी परिभाषा है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। जिसके पास ऊर्जा नहीं वो कार्य नहीं कर सकता। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। और हमारी इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल और असीमित स्रोत तो सिर्फ एक ही है, हमारा सूर्य। बिल्कुल। लेकिन हम इंसानों की काबिलियत देखिए ना, हम इस ऊर्जा को अपने हिसाब से बदलना सीख गए हैं। जैसे विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। यह आखिर कैसे काम करता है? देखिए, जनरेटर ऊर्जा को पैदा नहीं करता, सिर्फ उसका रूप बदलता है। ये यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जब जनरेटर का इंटरनल इंजन जोर से घूमता है यानी यांत्रिक कार्य होता है, तो चुंबकीय फील्ड के कटान से वायर्स में करंट दौड़ने लगता है, यानी विद्युत ऊर्जा बन जाती है। दोस्तों, अगर हमने आज के इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से सुना है तो एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो क्या? एक तरफ हमने देखा कि किस तरह सूर्य की अनंत ऊर्जा पौधों के अंदर आती है, वहां से वो खाद्य श्रृंखला के रास्ते होते हुए बाज और आखिर में हमारे ब्लड स्ट्रीम और सेल्स तक पहुंचती है। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदलकर हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स को जिंदा करते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारी पूरी बायोलॉजी, हमारा शरीर और हमारे ही द्वारा बनाई गई निर्जीव मशीन्स, दोनों पर एक ही नियम लागू होता है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। दोनों ही आखिर में उन्हीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के आधारभूत ऊर्जा के नियमों से चल रही हैं। ये प्रकृति और विज्ञान का कनेक्शन वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। विज्ञान का असली मजा तभी है जब आप किताब के पन्नों से निकलकर इन कनेक्शंस को देख पाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस बारीक चर्चा के बाद हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा में इसका बहुत फायदा मिलेगा। उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद तो हमें भी यही है कि आज का ये स्टेप बाय स्टेप लेक्चर सभी के दिमाग में बैठ गया होगा। तो दोस्तों, इस परीक्षा में 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और राजन या पवन सीरीज के पूरे हल के लिए, और हाँ, लगातार पढ़ाई की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल @SSMantraOfficial से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।